Hello everyone, hello students. Today we are going to talk about the parts of the flowers, which is the most important topic in the sexual reproduction in plants or in flowering plants, or we can say that simply in angiosperms. All right. So we are going to discuss here and about all the parts of the flower like calyx, corolla, androecium, gynoecium, pedicel, thalamus, about everything. Okay. I hope you will all going to learn it very easily and very fastly because I am going to explain it in a वेरी सिंपलेस्ट वे एंड आपने बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक पहले से पढ़ भी रखा होगा तो उनके लिए थोड़ा और इजी होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है देयर इज नो इशू आप इसे ध्यान से सुनेंगे पूरा लेक्चर एंड तक तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है so now let's move to our very first topic that is calyx or which is also known as sepals what sepals exactly are as you are seeing in this figure that the green leafy structures in the first wall of the flower are known as sepals and the main function of the sepals is to protect the flower in the bud condition ठीक है जब कोई भी फ्लावर बड कंडीशन में होता है ठीक है यानी कि वो बिल्कुल न्यूली बॉर्न है तो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है ठीक है ऐसा आप कैसे समझ सकते हैं जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे बहुत ज़्यादा केयर की जाती है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि उसके लिए जो इन्वायरमेंट में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट है ठीक है तो उसे उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है जिसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा केयर दी जाती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है वैसा ही काम कुछ होता है ये सेपल्स का ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका की काम है बड को प्रोटेक्ट करना जिसके लिए आपको जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रेजेंट कहाँ है देखिए जब हम किसी भी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी सिचुएशन पता होनी चाहिए उसके टाइप्स पता होने चाहिए और उसके फंक्शन पता होने चाहिए ठीक है आपको इसकी सिचुएशन पता चल गई आपको ये कैसा है वो पता चल गया और आपको इसकी फंक्शन या इसकी मेन इंपॉर्टेंस पता चल गई ठीक है नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका कोरोला कोरोला we can say that is the one of the most important part of the flower why because it helps a lot in the process of cross pollination ठीक है जैसा कि हमने पहले जब पॉलिनेशन के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे हमने ये चीज जानी थी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो बेसिकली है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए मस्ट है बिकॉज इफ देयर इज नो क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे अगर हो भी जाते हैं तो बहुत एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगे ठीक है तो उसके लिए जरूरी है कोई आउटर एजेंट होना जैसा कि हमने एजेंट्स के बारे में बात की थी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है तो उन एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये कोरोला का सबसे मेन इंपॉर्टेंस है क्यों अगर कोरोला नहीं होगा तो इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे पॉलन ग्रेन्स को वो कैरी नहीं कर पाएंगे ठीक है क्यों इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं कोरोला की तरफ उसका रीजन है ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंटेड होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स जिनकी वजह से इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं अट्रैक्ट होकर के इनके ऊपर बैठते हैं नेक्टर कलेक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठते हैं तो वो पॉलन ग्रेन बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीटली और एफिशिएंटली कंडक्ट कर दी जाती है ठीक है तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है आप सभी को समझ में आ गया अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो कोरोला का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है ठीक है situated next to sepals attract insects are of different shape and colors helps in pollination protect reproductive part of the flower ये भी एक बहुत मेन चीज है अगर कोई भी मेन पार्ट है यानी इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आप सबको बता चुकी हूँ क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना न्यू लाइफ जनरेट होना इम्पॉसिबल है और अगर न्यू लाइफ का जनरेशन बंद हो जाएगा तो कोई भी स्पीसी अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो सकती है ऑल राइट तो इस चीज को खत्म करने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है और रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होना जरूरी है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए उनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा था बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं या सब पार्ट्स हैं जो किसी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं सेम वैसा ही प्लांट्स के लिए फ्लावर के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि उन्हें आउटर एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करना होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं ये आप बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फ्लावर के, उन्हें बहुत ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कैलिक्स और करोला पढ़ लिया, बिल्कुल डीपली पढ़ लिया, ठीक है, और आई गेस आपको समझ भी आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेट। और आपको पता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इफ वी आर स्टडिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then the male reproductive part and the female reproductive part is the most important part of that particular animal, plant or whatever it is. All right, चलिए एंड्रोशियम हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले एंड्रोशियम की पोजीशन जानेंगे कि क्या होती है एंड्रोशियम की पोजीशन। थर्ड सेट ऑफ ऑर्गन है, यानी आफ्टर कोरोला इट इज प्रेजेंट, यानी कोरोला इज प्रेजेंट आफ्टर कैलिक्स एंड एंड्रोशियम इज प्रेजेंट आफ्टर कोरोला। ठीक है, it is also known as third set of organ and androeciums are generally known as the stamens. Okay, a single androecium, a single male gamete is known as a stamen, and the collection of all the stamens present in a particular flower is known as androecium. ठीक है, so it is also known as a stamen but in singular form. If we are talking about a single male gamete, then it is a stamen. ठीक है, all stamens are collectively known as androecium, as we know. And the most important thing is androecium also have two different parts, so we can say that it can be divided into two parts according to their structure, that are filamentous part stalk and the swollen bilobed structure is anther. As you can see in the figure, the anther is on the top of the stamen, ठीक है, or the stalk is the base and the filamentous part is the middle, from where the anther and the stalk get connected. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि पूरे stamen में, if we are taking a single stamen, the most important part is the anther. Why? Because inside the anther there is a production of pollen grains, and which is the main male gamete which is get transported from anther to ovary. ठीक है, तो यही मेन इंपॉर्टेंट है, और मेल गैमेट भी है जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन होना है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन अगर होना है तो इसका प्रोडक्शन भी होना है, और इसका प्रोडक्शन अल्टीमेटली होता है इनसाइड द एंथर, इनसाइड द एंथर। और एंथर वी ऑल नो दैट एंथर इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि एंड्रोशियम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट में, बिकॉज इट इज अ मेल गैमेट। ठीक है, filamentous part stalk you can see in the figure, and the swollen bilobed structure is the upper part that you are seeing in the figure. ठीक है, चलिए थोड़ा सा एंथर के बारे में बात कर लेते हैं। एंथर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, वो आप सब इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर भी 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 इनर कंपार्टमेंट्स इनसाइड द एंथर। उन 4 कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 2 चैम्बर्स होते हैं जिनमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इनसाइड दैट दोस 4 कंपार्टमेंट्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर एग्जैक्टली पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, अब आफ्टर एंड्रोशियम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जाइनोशियम। एंड्रोशियम आपका मेल गैमेट था, वही जाइनोशियम आपका फीमेल गैमेट है, और दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, बिल्कुल ही इक्वल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जाइनोशियम के बारे में डिटेल में। सबसे पहले तो जाइनोशियम की हम पोजीशन देख लेते हैं कि जाइनोशियम कहाँ होता है। इज द सेंटर ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल सेंटर पोजीशन होती है, जैसा कि आपने फ्लावर में देखा कि ये सेंटर पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में। Consist of one or more free or fused carpels. What are carpels? When we are talk about group of carpels is known as gynoecium, and when we are talking about a single carpel, ठीक है, a single sigma, style and ovary or group of these 3 things is known as carpels. As you can see in the structure, a single set of these 3 things is known as carpel, and when we are talking about one or more carpels, then it is said to be gynoecium. All right, तो जो आपकी कार्पल्स हैं, ठीक है, ये किसी फ्लावर में एक भी हो सकती हैं, किसी फ्लावर में 2 भी हो सकती हैं, या मोर देन 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फ्लावर की स्पीसीज हैं जो अलग अलग
गैमेट्स को पजेस करती हैं, तो नंबर उनका वेरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्री भी हो सकती है, फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। बहुत से ऐसे फ्लावर में आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे जिनमें कार्पल्स होती हैं, दीज आर टू मच अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है, लाइक दिस। और बहुत से ऐसे फ्लावर हैं जिनमें आपको कार्पल्स बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं दिखेंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। कार्पल क्या है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब कार्पल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने एंड्रोशियम में पढ़ा था कि एंड्रोशियम को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्पल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनेशन के व्यू से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो आपका आप देख सकते हैं कार्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। स्टिग्मा सबसे अपर पार्ट है, ठीक है। और स्टिग्मा का मेन काम होता है, जब पॉलन ग्रेन को ड्रॉप किया जाता है स्टिग्मा पर, तो वो उसे रिसीव करता है और उसे फर्दर ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो अगर हम स्टिग्मा ही रिमूव कर देंगे तो ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो स्टिग्मा का मेन काम है, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को ज्वाइन करता है। क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा रिसीव कर रहा है वो स्टिग्मा से अल्टीमेटली ओवरी के पास ही तो जाना है, और अगर बीच में इनका कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा तो वो पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाएंगे, ओवरी तक नहीं पहुंच पाएंगे और पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। या पॉलिनेशन तो हो जाएगा स्टिग्मा पर आने के बाद, बट पॉलिनेशन का जो मेन डेस्टिनेशन है, पॉलिनेशन का जो मेन काम है, पॉलिनेशन क्यों होता है? पॉलिनेशन इसलिए होता है जिससे रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो पॉलिनेशन तो हो जाएगा बट उसका जो मेन काम है रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करना, वो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एक कनेक्टिंग लिंक होना जरूरी है, एंड दिस स्टाइल एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टिग्मा एंड द ओवरी, ठीक है। Now, what ovary exactly is? Exactly, ovary is known as the male female reproductive organ, ठीक है। ओवरी आप देख सकते हैं कि एक कार्पल में सबसे लोएस्ट पार्ट जो होता है स्वॉलन, थोड़ा सा फूला हुआ, और सबसे बेस का पार्ट जो होता है वो आपका ओवरी होता है, विच इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑलराइट। ओवरी के ही अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ओव्यूल्स में ही फीमेल गैमेट, एग या ओवम होता है, ठीक है। और एग या ओवम ही जब पॉलन ग्रेन आता है तो उससे फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो आई होप आपको पार्ट ऑफ द फ्लावर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको अगर कोई पॉइंट लगा हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का बिल्कुल ही एंड है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। आपने पहले सुन रखा होगा एसटीडीज, या आपने मोस्ट कॉमनली एसटीडी के बारे में सुन रखा होगा जिसे कि हम एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एसटीडीज के बारे में हम बात करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्यों इतनी ज्यादा डिजास्टरस हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही दौरान फैलती हैं, ठीक है। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ओके, जो किसी पर्टिकुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और हमें उस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में, जिसमें से कि कोई एक पार्टनर कंप्लीटली इन्फेक्टेड है किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो 99.99% चांसेस है कि वो उसके पार्टिकल्स को दूसरे में ट्रांसफर कर देगा और डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट्स को अपनी बॉडी से अपने पार्टनर की बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रखा गया है, क्योंकि इनका स्प्रेडिंग मोड सिंपल है और एक ही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब इनका एक और तरीका है फैलने का। इनका सेकंड तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहला तरीका तो है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब ये इन्फेक्टेड पर्सन से कोई करता है, और सेकंड है अगर किसी मदर को कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है
तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके होने वाले बच्चे में या उनके होने वाले बच्चों में भी वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं सब डिजीज़ेस के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं, बट यहाँ पर आपके कोर्स में कुछ ही डिजीज़ेस दी गई हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हम अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आने से बचें, ठीक है। या हम कोई भी मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करें बिफोर दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जो हम आखिरी में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड होने से, ठीक है। तो सबसे पहली डिजीज के बारे में हम बात करेंगे जिसे कि हम बोलते हैं गोनोरिया, ठीक है, विच इज नोन एज गोनोरिया। और हम किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जब, तो उसमें कुछ पॉइंट्स पर मेन फोकस होगा, और वो मेन फोकसिंग एरियाज होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, ऑलराइट। उसके बाद उसके कॉजेज क्या क्या हैं। कॉजेज आपको बेसिकली हर एक डिजीज के सेम ही मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को वो डिजीज हो चुकी है या वो किसी पर्टिकुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुका है। तो उसके लिए उसकी बॉडी कुछ टाइम बाद, इन्फेक्शन के कुछ समय बाद, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स शो करने लगती है। तो उन सिम्टम्स को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कोई पर्टिकुलर डिजीज किसी इंसान को हो गई है, ठीक है। तो वो सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहाँ बोलना चाहती हूँ कि अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो 99% डिजीज इक्वली इन्फेक्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं मेल काउंटर पार्ट को भी एज वेल एज फीमेल काउंटर पार्ट को भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज निसीरिया गोनोरोई विच इज अ बैक्टीरियम, विच इज अ बैक्टीरिया, ऑलराइट। ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। आप उधर उसका डायग्राम भी देख सकते हैं। तो निसीरिया गोनोरोई इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द वेरी हार्मफुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया, ठीक है। उसके बाद हम इसके कॉजेस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेस वही है जो मैंने आपको बताया, और ये कॉजेस हर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि यही एक मोड ऑफ स्प्रेड है किसके लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए। तो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी। ये दो कॉजेज हो सकते हैं गोनोरिया के स्प्रेड होने के। उसके बाद हम आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि काफी सारे सिम्टम्स आपको अलग अलग एसटीडीज में सेम मिलेंगे। तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सा सिम्टम किसके लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल हो रहा है। तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप साथ में नोट करते चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो सिम्टम्स में, गोनोरिया के सिम्टम्स में हम देखेंगे सबसे पहला सिम्टम है इसका येलो डिस्चार्ज एट द एंड ऑफ द यूरेथ्रा एंड व्हिच इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। वी आर नॉट हियर टॉकिंग सेपरेटली अबाउट मेल और इन फीमेल, दिस इज अ कॉमन सिम्टम फॉर बोथ। क्या होता है, यूरेथ्रा के पास पस लाइक स्ट्रक्चर येलो डिस्चार्ज होने लग जाता है। इसका कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जब यूरिनेशन कर रहे हैं सिर्फ तभी हो, ये कभी भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी येलो कलर का पस या डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम हो सकता है किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का या एसटीडीज में गोनोरिया का, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका सिम्टम है। सेकेंड, burning sensation during urination and this is also a common symptom for both male and female, ठीक है। During the time of urination, if you are feeling any kind of burning sensation down there, then it may be is the symptom of gonorrhea। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आफ्टर दैट इन मेल्स, अब देखिए ये पर्टिकुलर मेल या फीमेल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो मेल्स में क्या है, इन मेल्स टेस्टिस बिकम फाइब्रस एंड पर्सन्स बिकम स्टेराइल। देखिए अब आप देख ही सकते हैं कि ये डिजीज कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है कि इसमें ह्यूमंस या मेल या फीमेल कंप्लीटली स्टेराइल भी हो सकते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है जब आप रिप्रोडक्शन में बिल्कुल ही इनकैपेबल हो जाएं या आप न्यू बेबीज प्रोड्यूस करने में बिल्कुल ही इनकैपेबल हो जाएं, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए या
ऐसा उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए कि वो नई प्रोजनी प्रोड्यूस करने में इनकैपेबल हो जाए। ऑल राइट, तो यही चीज देखिए आपको मेल्स में देखने को मिल रही है। टेस्टिस बहुत ज्यादा फाइब्रस हो जाते हैं और वो उस अमाउंट में स्पर्म्स के प्रोडक्शन में इनकैपेबल हो जाते हैं जो अमाउंट चाहिए, और अल्टीमेटली वो मेल कंप्लीटली स्टेराइल हो जाता है, यानी बेबी प्रोड्यूस करने में इनकैपेबल हो जाता है। नाउ विमेन्स में क्या होता है, इन विमेन्स पस में बी स्प्रेड फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस एंड ओविडक्ट रिजल्टिंग इन स्टेरिलिटी। जब ये गोनोरिया के थ्रू जो पस डेवलप हो रहा है वजाइनल पोर्शन में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और जब ये जो येलो डिस्चार्ज या जो पस है ये यूरेथ्रा यानी कि वजाइनल पोर्शन से होते हुए आपका यूट्रस या ओविडक्ट वाले पोर्शन में जा करके कलेक्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये ब्लॉकेज कर देता है। ब्लॉकेज क्यों कर देगा? आप सबको पता है कि ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया है डिटेल में जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है, बट मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा उस बारे में बात करना चाहूंगी जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे ये पस ऊपर पहुंच करके वजाइनल पोर्शन से ओविडक्ट पोर्शन में पहुंच करके ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा तो ओवम ओवरी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर ओवम का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर फीमेल कंप्लीटली स्टेराइल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप फेलोपियन ट्यूब का डायग्राम देख रहे हैं, ओविडक्ट का डायग्राम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो ओवरी से एग रिलीज होकर के फिम्बरी के थ्रू ओविडक्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे ओवम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और अगर इस रास्ते को हम बीच में ही ब्लॉक कर दें तो क्या ओवम का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर ओवम का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल क्रिएट करता है जिससे ये मेल को भी स्टेराइल बनाने में कैपेबल होता है, ये निसीरिया गोनरी, एंड ये विमेन्स को भी स्टेराइल बनाने में कैपेबल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट आप जितनी भी एसटीडीज पढ़ेंगे सबका अलग अलग होगा या सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या हो सकते हैं, दो एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, ठीक है, ये दोनों यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके लिए आपको अवेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये एसटीडीज बहुत ही ज्यादा एक हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी में, तो इसका प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने गोनोरिया के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम अपनी सेकेंड डिजीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है सिफिलिस, ठीक है। और इसका कॉजेटिव एजेंट भी एक टाइप का बैक्टीरियम है, यानी कि बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपेनोमा पैलिडम। ऑलराइट, क्या नाम है इसका? ट्रिपेनोमा पैलिडम। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको कोई भी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके देखते हैं हम इसके कॉजेज क्या क्या हैं। कॉजेज मैंने आपको बताया पहले ही कि ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस के सेम होंगे क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सबसे मेन मोड ऑफ ट्रांसफरेंस क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, एंड व्हाट द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, ठीक है। तो ये दोनों मेन मोड ऑफ ट्रांसफर होंगे, ठीक है। नाउ सिम्टम्स हम देख लेते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है? पेनलेस सोर्स ऑन पेनिस एंड ऑन वजाइना एंड द सर्विक्स पोर्शन ऑफ द फीमेल्स, ठीक है। सोर्स बहुत ज्यादा, सोर्स मीन्स होता है थोड़े से छोटे छोटे गड्ढे टाइप के या छाले टाइप के जिनमें कि बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, बट वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं कब? जब इन्फेक्शन के कुछ ही दिन हुए होते हैं, ठीक है। आफ्टर सम डेज यहाँ पर पेनलेस सोर्स ऑन पेनिस और ऑन वजाइना और ऑन इंटरनल सर्विक्स पोर्शन पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको सिर्फ फिजिकली दिखेंगे बट उनमें किसी भी तरीके का कोई पेन आपको फील नहीं होगा। और ये कब होगा? इन्फेक्शन के कुछ ही दिनों बाद, ठीक है। बट जब उन कुछ दिनों से और ज्यादा टाइम बीत जाएगा और आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तब क्या होगा? तब ये अपने सिम्टम्स चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम मोर टाइम नॉन इची स्किन रैशेस अपीयर्स। जो भी स्किन है आपका, जो भी आउटर पोर्शन है जहां पर ये इन्फेक्ट कर रहा है, यानी एट दी
पार्ट ऑफ सम पेनिस और वजाइनल, इन रीजंस पर ये नॉन इची बट स्किन रैशेज अपीयर होने लगते हैं। मीन्स उन रैशेज में आपको इचिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, खुजली बिल्कुल भी नहीं होगी, बट रैशेज पड़े हुए आपको दिखेंगे। कब? जब आपके इन्फेक्शन को थोड़ा ज्यादा टाइम बीत चुका होता है। ऑलराइट, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका होता है, यानी जब सिफिलिस का बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रहा होता है इन्फेक्शन का, तब क्या होता है, पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर सॉरी एट द लास्ट स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन पेशेंट बिकम्स ब्लाइंड, पार्ट्स ऑफ बॉडी में बिकम पैरालाइज्ड, हार्ट फेल्योर, इंसेनिटी और डेथ में ऑकर। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट हैं सिफिलिस के, या हर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, आपके बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है, और आपका हार्ट फेल हो सकता है, इंसेनिटी आ सकती है यानी कि पागलपन, और अल्टीमेटली किसी भी पेशेंट की डेथ भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है इसमें, इस डिजीज में। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने आपको लिख दिया है कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक्स हैं जो सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सिफिलिस। ठीक है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एड्स के बारे में। ठीक है।